नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। इस बार एनडीए की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि बिहार में 40 में 40 सीटें एनडीए जीतने वाली है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उसमें एक दो नहीं बल्कि 10 सीटों पर एनडीए की हार हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर एनडीए के हार का वजह क्या है। ऐसे कहा जाता है कि जो मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं वो एनडीए को वोट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजद और कांग्रेस को ही वोट करते हैं। तो जानेंगे कि क्या इस बार भी एनडीए की हार की वजह सिर्फ राजद और मुस्लिम वोटर है या कोई और कारण है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, पहला सवाल यही है कि इस बार एनडीए ने जिन 10 सीटों को खोया है, तो क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजद और मुस्लिम वोटर्स ही शामिल है या कोई अन्य फैक्टर है? राजद तो फैक्टर नहीं है। आप देख लीजिएगा, अगर राजद फैक्टर रहता तो राजद सिर्फ 4 सीटों पर नहीं सिमटता, या महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो है वो 9 सीटों पर नहीं सिमटती। एक सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है, वो भी इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन जो इंडिया अलायंस प्रॉपर वे में लड़ा वो 9 सीटें जीत सका। तो राजद अगर फैक्टर रहता तो सीटें 9 से ज़्यादा रहती, राजद की अपनी सीट 4 से ज़्यादा रहती। रही बात मुसलमान और यादव की, तो निश्चित तौर पे भाजपा एनडीए ये मानकर चल रही थी, या उनको मानना भी चाहिए कि उन्हें अभी की कंडीशन में ना मुसलमान वोट देते हैं, ना यादवों का वोट बिहार में उन्हें मिलता है। कुछ सीटों पर मिलता है, लोकसभा ये जो इलेक्शन होता है उसमें कुछ सीटों पर मिल जाता है, विधानसभा में वो भी मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल यही है परसेप्शन में कि लार्जर इम्पैक्ट में मुसलमानों और यादवों का वोट एनडीए को, बीजेपी को नहीं मिलता है। तो इस बार लेकिन वो स्थिति नहीं रही। इस बार आप देखिए कि 10 सीटों पर एनडीए हारी है, हर सीट पर समीकरण अलग-अलग हैं। जो वोटर्स हैं वो ठीक है, आप उनकी अपनी इंक्लिनेशन है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, लेकिन हर सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट को देखा है। तो इस एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इस इलेक्शन ने कम से कम कैंडिडेट को देखने पर की बात मतलब आगे बढ़ा दी है कि लोग कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट की जाति देखी। ये एक सोचने का विषय हो सकता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन वो सब कुछ छोड़ दें तो बिहार में जितनी सीटें एनडीए हारी हैं, उसमें से मैक्सिमम सीटें उन्हें मुसलमानों या यादवों ने नहीं हराई है। अलग-अलग सीटों पर अलग-अलग जातीय समीकरण में एनडीए फँसी है और अपनी सीटें हारी है। शुरुआत जदयू से करते हैं। जदयू की इस बार 4 सीटों पर हार हुई है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और जहानाबाद सीट शामिल है। सर, क्या लगता है कि इन 4 सीटों पर जदयू के हारने के क्या कारण हैं? देखिए, किशनगंज सीट जदयू ने पिछले बार भी जीता नहीं था। किशनगंज एक आध बार रहा है ज़रूर एनडीए के फोल्ड में, लेकिन मोर और लेस वो कांग्रेस, आरजेडी इसी टाइप की सीटें रही हैं। इस बार भी वही स्थिति है, 59,000 से ज़्यादा मार्जिन से ये कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर एनडीए को बहुत दुःख नहीं होगा क्योंकि मुसलमान वोट नहीं देते हैं और उस सीट पर उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने भी ठीक-ठाक वोट गेन किया। अगर वो खड़े नहीं होते तो जीत का मार्जिन ये 59,000 नहीं होके और ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है कि 1 लाख हो जाता है, हो सकता है 1.5 लाख भी हो जाता है। लेकिन इस बार भी वही स्थिति रही है कि वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के मैक्सिमम वोटर्स ने एनडीए को नहीं चुना, जिसकी उम्मीद एनडीए पहले से भी कर रहा था। पब्लिकली भले कोई ना कहे, लेकिन एनडीए ये बिल्कुल ये किशनगंज को छाँट कर ही चल रहा था। अब पूर्णिया सीट पर बात कर लेते हैं। क्या पूर्णिया में पप्पू यादव ही फैक्टर बने जिस वजह से जदयू उम्मीदवार की हार हुई है इस बार? बिहार में देखिए, पूर्णिया मतलब का जो इलेक्शन रहा वो एक केस हिस्ट्री है। मतलब आप उसको बाद में स्टडी भी कर सकते हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार कैसे जीत सकता है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कई बार सांसद रह चुका है, पिछली बार सांसद का चुनाव हारा, उससे पहले जीता वो भी अलग मधेपुरा सीट से, उसके बाद मधेपुरा से हारा, फिर पूर्णिया में आता है और जीत जाता है। तो वो एक अलग केस हिस्ट्री ही है। पूर्णिया में जो पप्पू यादव जीते हैं, निश्चित तौर पे यादवों के अधिक वोट्स के कारण ही वो जीते हैं। जो 23,000 वोट से उनकी जीत हुई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उन्हें यादवों का वोट नहीं मिला। यादवों का एक मुश्त वोट पप्पू यादव के लिए गया। पप्पू यादव की वहाँ पर्सनल पॉपुलैरिटी इतनी है कि उन्हें कुछ वोट उस नाते भी मिल जाते हैं। इस बार के सांसद चुनाव लड़ने वाले बिहार के अधिकतर सांसदों की पर्सनल पॉपुलैरिटी नहीं है, उसके बावजूद
वो जीत गए हैं तो अपने पार्टी के दम पे, लेकिन पप्पू यादव पार्टी से नहीं, पप्पू यादव अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी से जीते हैं। यादवों ने उनको अपना नेता माना, मुसलमानों ने उन्हें वोट किया है। उन मुसलमान और यादवों ने इस सीट पर आरजेडी या महागठबंधन के कैंडिडेट जो बीमा भारती थी उनको नहीं दिया है। तो यहाँ भी इन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट करके तब वोट दिया है। जीत का मार्जिन बहुत कम है, लेकिन 10 साल बाद बिहार में किसी निर्दलीय उम्मीदवार की लोकसभा चुनाव में जीत हुई है, तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है। एनडीए के लिए यहाँ भी यही सिंपल मेथड ये है कि वो पप्पू यादव को मैनेज नहीं कर पाए। पप्पू यादव को मैनेज कर लेते, पप्पू यादव को हरा लेते तो दूसरी बात रहती, लेकिन पप्पू यादव के साथ जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें एनडीए के पास करने के लिए कुछ नहीं था। संतोष कुशवाहा ने फाइट बहुत अच्छा था, ये नो डाउट बहुत अच्छी फाइट थी, लेकिन हार गए। तो रीजन मुसलमान और यादव है वहाँ पे। कटिहार सीट की बात करेंगे। कटिहार सीट के लिए नीतीश कुमार ने खास तौर से मेहनत की थी, बावजूद इसके वो सीट नीतीश कुमार हार गए। नहीं, कटिहार सीट जो हार गए हैं वो सीट बेसिकली जदयू की नहीं थी। तारिक अनवर वहाँ से बड़ा नाम है, 2 बार 3 बार वहाँ से सांसद बन चुके हैं, और वो हारते भी हैं तो भी उनका ही हिसाब किताब ठीक ठाक रहता है। तारिक अनवर फेस एक सौम्य लीडर की फेस है उनका, तो उसी हिसाब से वो थे, और इस बार चुनाव अच्छे से लड़े। कांग्रेस में राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, बाकी सारे लोग भी आए, जो यात्रा गुजरी वो भी गुजरी वहाँ से उनकी, राहुल गांधी की, तो उसका फ़ायदा मिला। सब कुछ मतलब इस बार लगा कि उनके फेवर में। उसके बावजूद जो स्थिति थी मतलब जेडीयू की, तो जेडीयू ने ठीक है वहाँ प्रचार किया, नीतीश कुमार ने ध्यान भी दिया, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं थी। इस बार चुनाव के पहले से लग रहा था कि कटिहार में जो माहौल है वो तारिक अनवर के पक्ष में है, तो इसलिए वो जीते। वहाँ भी मुसलमान वोटर्स, यादव वोटर्स और भी दूसरे वोटर्स जो थे वो उनके पक्ष पे रहे, जिसका फ़ायदा उन्हें मिला। इन 4 सीटों में जहानाबाद भी एक सीट शामिल है, जहां से इस बार जदयू की हार हुई है। तो सर क्या लगता है जहानाबाद में इस बार का समीकरण कैसा बना कि जदयू का वहां पर हार हो गया? जहानाबाद सीट जो है वो पिछले बार भी आप समझ लें कि लगभग आरजेडी ने जीत ली थी। 1700 कुछ वोट से चंद्रवंशी जीते थे, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। इस बार ये मार्जिन बहुत बढ़ गया है, 1,42,000 के आसपास, जो 1,42,591 वोट से वो जीते हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इसके पीछे ये मानकर चलिए कि इस बार ठीक ठाक काम सुरेंद्र यादव ने अपने लिहाज से किया है। यादव वोटर्स का साथ मिला उन्हें, मुसलमान वोटर्स का मिला, भूमिहार वोटर्स का भी एक तरह से साथ मिला, क्योंकि 1,42,000 वोट तो उन्हें मिल गया, लेकिन वोट कम हुए चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के। जिन भूमिहारों ने उन्हें पिछले चुनाव में वोट किया था, इस बार उन्होंने अरुण कुमार के लिए वोट कर दिया। वोटों का बिखराव इस बार वहाँ उनके लिए बहुत मुश्किल वाला रहा, और इसी के कारण चंद्रेश्वर चंद्रवंशी अपेक्षित रूप से हार गया। अपेक्षित इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये सीट भी मानी जा रही थी कि वो महागठबंधन ही जीतेगा, एनडीए वहाँ फाइट में थी नहीं कभी। उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए की घटक दल है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली थी काराकाट, जहां से उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था। सर उपेंद्र कुशवाहा की हार भी बहुत बुरी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनाव हार गए हैं, क्या कहिएगा? काराकाट में गला काट प्रतियोगिता हुई है इस बार। मतलब पवन सिंह की एंट्री ने न सिर्फ काराकाट का हिसाब किताब गड़बड़ किया एनडीए के पक्ष से, बल्कि और भी सीटें हराई। पहले अभी बात करते हैं काराकाट की। 1,02,000 वोट से मतलब राजा राम सिंह कुशवाहा जीते हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों और यादवों ने नहीं हराया। काराकाट में एनडीए को मुसलमानों और यादवों ने नहीं हराया। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आ गए हैं, यानी कि उन्हें और भी कम जातियों का वोट नहीं मिला है जो पिछले बार तक मिलता था, या एनडीए को महाबली सिंह पिछले बार जीते थे मिला था। वहाँ राजपूतों ने वोट नहीं दिया, कुशवाहा ने भी वोट नहीं दिया। कुशवाहा ने भी सोचा जब एनडीए का एक नेता, मतलब पवन सिंह भाजपा के नेता थे, भाजपा में शामिल थे, नेता नहीं थे, अभिनेता हैं, लेकिन नेता वाली काम भी मतलब उसमें भी एक्टिव थे ही, भाजपा के सक्रिय सदस्य थे। तो अगर भाजपा का कोई नेता बागी होकर कुशवाहा उम्मीदवार के खिलाफ लड़ता है तो हम एनडीए को क्यों वोट करें, ऐसा कुशवाहा वोटर्स ने सोचा, और वही काम किया, उन्होंने राजाराम सिंह को वोट दिया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की ये बहुत बड़ी हार हो गई। 1,02,000 से तो पवन सिंह हारे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के वोटों का अंतर और भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये इस सीट पर यादवों और मुसलमानों ने एनडीए को नहीं हराया, इस सीट पर राजपूतों और कुशवाहा ने एनडीए को हराया।
बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बिहार में बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव हार गई है, जिसमें सासाराम, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र और औरंगाबाद सीट शामिल है। शुरुआत करेंगे बक्सर से। बक्सर पर 5 दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। ददन पहलवान थे, बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी थे, आनंद मिश्रा थे और वहां से सुधाकर सिंह की जीत हुई है, जो राजद के प्रत्याशी हैं। सर, बक्सर में इस बार बीजेपी के हार का कारण क्या रहा? क्लियर देखिए, मोटे तौर पे देखिए तो आप 47,000 वोट जब आनंद मिश्रा को मिलते हैं और 30,000 से मिथिलेश तिवारी की हार होती है, तो लग रहा है मोटे तौर पे कि ये ब्राह्मणों ने गड़बड़ किया है, यानी कि ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया है। लेकिन अगर ब्राह्मण वोट दे भी देते तो मिथिलेश तिवारी की जीत सिर्फ 17,000 से होती। अगर एक-एक वोट मान लेते हैं कि आनंद मिश्रा का वोट मिथिलेश तिवारी को ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं, 17,000 से जीतने के लिए कोई लोकसभा चुनाव थोड़े ना लड़ता है। लोकसभा में लोग जीतते हैं 1 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख से, 4 लाख से। पिछली बार बिहार में हमने देखा है 4,22,000, 4,54,000। इस बार तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो 4 लाख के आस-पास में, 4 लाख क्या 3 लाख भी पहुँचा हो, कोई कैंडिडेट ही नहीं है। 2 लाख वाले भी, मतलब 2 लाख भी शायद नहीं ही हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के कारण मिथिलेश तिवारी नहीं हारे हैं या एनडीए भाजपा नहीं हारी है, वो हारी है राजपूतों के कारण। सुधाकर सिंह उम्मीदवार थे, राजपूतों ने स्टैंड लिया, इस सीट पर हम लेंगे सुधाकर का पक्ष। वो सुधाकर की तरफ चले गए, एक बड़ा डेंट लगा। कुशवाहा, जो नाराजगी पवन सिंह की एंट्री से कुशवाहा समाज में उभरी, महागठबंधन ने उसको भुनाया भी बहुत खूबसूरती से। 7-7 उम्मीदवार उतार दिए, तो 7 उम्मीदवार कुशवाहा अगर उतार दिए 40 में से, तो ये ठीक ठाक मार्जिन हो जाता है। कुशवाहा 4.2 के आसपास आबादी है, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये एक सही रिप्रेजेंटेशन है हमारा, हमारे कास्ट का, हमारे नेताओं का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वैसे ही लेते हैं। कुशवाहा ने वहाँ आनंद मिश्रा के लिए नहीं, उन्होंने सुधाकर सिंह को वोट दिया। सुधाकर सिंह मजबूत कैंडिडेट थे। जो सुधाकर सिंह 2020 का चुनाव पोस्टल बैलेट के बल पर जीतते हैं, मतलब ईवीएम के चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन पोस्टल बैलेट के बदौलत वो जीत गए। तो विधायक के चुनाव में इतने कम मार्जिन से जीते हैं और 30,000 वोटों से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। आरजेडी से तब भी थे, आरजेडी से अब भी हैं। आरजेडी में वहाँ कुछ भी नहीं बदला है, आरजेडी के पास वहाँ करने को बहुत कुछ नहीं था। 2 चुनाव पिछला जगदानंद सिंह हारे हैं, तो जगदानंद सिंह हारे हैं जो सुधाकर सिंह के पिता हैं। तो आरजेडी वहाँ से कहाँ जीत रही है पिछले कुछ चुनावों में। उसके बावजूद इस बार अगर जीत गई है तो इसके पीछे का रीज़न ब्राह्मण तो हैं ही, राजपूत और कुशवाहा भी, जो एनडीए के वोटर्स थे। मतलब ये राजपूत और कुशवाहा को मोर और लेस एनडीए का वोटर माना जाता है। कुशवाहा तो बिल्कुल एनडीए के साथ ही था, यानी कि नीतीश कुमार का कोर वोटर था वो, जो एनडीए के साथ हो जाता था। लेकिन वहाँ पे बक्सर में कुशवाहा ने क्लियर वहाँ से वॉश आउट कर दिया और वो सुधाकर के पक्ष में वोटिंग उन्होंने की। आरा सीट की बात करेंगे। आरा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता आर.के. सिंह थे। लग रहा था कि इस बार भी वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सर, आरा सीट पर बीजेपी के हार का कारण कौन सी जाती है? बिहार की आरा सीट यूपी की अयोध्या सीट की तरह हो गई है। मतलब यूपी में भाजपा को उम्मीद नहीं रही होगी कि वे अयोध्या से की जो सीट है वो हार जाएंगे, अयोध्या से हार जाएंगे, जहां उनका पॉलिटिक्स का वो पूरा गढ़ है। आज से नहीं, 50 सालों से, 50 सालों से नहीं, वो जब से पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स वो करते हैं, तब से उनकी पॉलिटिक्स का गढ़ है अयोध्या। वहाँ पर वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिव, मतलब पूरी तरह से एक्टिव रहती है। अब तो उनकी सरकार है यूपी में भाजपा की, और अयोध्या को अलग रूप देने में, अलग अपने हिसाब का ढाल लेने में उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई जीत इस बार वहाँ से नहीं मिली। उसी तरह बिहार में आरा सीट है। बिहार की एक आरा सीट ही है जिस पर उम्मीदवार जो भाजपा के आर.के. सिंह थे, जो अपने काम के बदौलत भी वोट मांग रहे थे। जो दूसरे सांसद थे वो मोदी का चेहरा ही कर रहे थे। आर.के. सिंह भी मोदी का चेहरा आगे कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मोदी से उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एज ए सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो उनके पास बताने को थे, और वो बता भी रहे थे। लोग मान भी रहे थे कि आर.के. सिंह एक अच्छे उम्मीदवार हैं, जीत भी सकते हैं। उनके सामने विधायक सुदामा प्रसाद थे, जीत गए बहुत आसानी से, 59,000 वोटों से जीत गए। ये इसकी उम्मीद भाजपा ने कतई नहीं की होगी, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ कुशवाहा वोटर्स का साथ उनको नहीं मिला। मुसलमान और यादव तो हर बार खिलाफ थे। पिछले बार राजू यादव उनसे चुनाव लड़े तब भी खिलाफ थे, इस बार भी खिलाफ थे, लेकिन कुशवाहा वोटर्स उनके साथ पिछले बार थे, वो नहीं मिला। सुदामा प्रसाद जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट भी कटा, उससे जुड़ी कम्युनिटीज़ का भी वोट कटा। वो ठीक है, वो कटना था, क्योंकि उम्मीदवार कोई भी उतरेगा तो अपने कास्ट को, अपने लोगों को मोबिलाइज करेगा ताकि उसे वोट मिले। लेकिन उसके भरोसे पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं अपने कोर वोटर्स के हिसाब से। कुशवाहा एनडीए का कोर वोटर था, इस बार वो
कोर वोटर खिसका और 59,000 वोट से आर के सिंह हार गए। सासाराम सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। सर, क्या लगता है कि सासाराम में प्रत्याशी बदलना बीजेपी के लिए शायद असफल रह गया इस बार? नहीं, प्रत्याशी बदलना कोई मतलब 19,000 वोटों से हार को प्रत्याशी बदलने की हार नहीं कह सकते हैं। वो बिल्कुल कास्ट कॉम्बिनेशन का असर वहाँ पे पड़ा है। सुरक्षित सीट है, तो सुरक्षित सीट है तो छेदी पासवान लड़े थे, दोनों बार जीते, बहुत अच्छे से जीते, लेकिन वो भाजपा के दम पर ही जीते थे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर सासाराम के लोगों ने वहाँ वोट किया था। वहाँ भी वही इश्यू है कि कोर वोटर इश्यू, जो कोर वोटर भाजपा का है उसने वोट नहीं दिया। सासाराम में राजपूतों की भी एक अच्छी आबादी है, नहीं दिया उन्होंने वोट। उसी तरह से कुशवाहा की भी आबादी है, नहीं दिया है वोट। राजपूत हो सकता है कि निखिल कुमार के कारण नाराज हों या जो भी हो, लेकिन मोर और लेस मामला यही है कि वहाँ पर कोर वोटर्स का साथ बीजेपी को नहीं मिला, एनडीए को नहीं मिला, जिसके कारण वो मामला फंसा। कुशवाहा वहाँ डैमेजिंग रहा है। पाटलिपुत्र सीट की बात करेंगे। पाटलिपुत्र सीट से दोनों तरफ से ही यादव प्रत्याशी थे। एक तरफ रामकृपाल यादव यहाँ सिटिंग सांसद थे और दूसरी ओर मीसा भारती। सर, पाटलिपुत्र में इस बार किन जातियों ने किस प्रत्याशी को वोट दी है? देखिए, पाटलिपुत्र सीट जैसे बिहार की पाटलिपुत्र सीट है, वो यूपी की अमेठी सीट है। आप वैसे देखिए कि यूपी की अमेठी सीट को जब स्मृति ईरानी हराती हैं, मतलब राहुल गांधी को हराती हैं, तो 50,000 वोटों से हारते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी के जो पीए हैं या जो भी कहें उनको, वो जीतते हैं, किशोरीलाल शर्मा। जीत का मार्जिन 1.5 लाख हो गया। तो ऐसा ही हुआ था 2014 में, जब लालू यादव ने मीसा भारती को कैंडिडेट बनाने के लिए कहा, तो रामकृपाल गुस्सा होकर, नाराज होकर आरजेडी छोड़कर चले गए और उन्होंने मीसा भारती को पहले ही चुनाव में हरा दिया। लेकिन मीसा भारती की हार जो रही है, 2 चुनाव में वो हारी हैं, लगातार 2 चुनाव में पाटलिपुत्र से हारी हैं और लगातार दोनों चुनाव में रामकृपाल ने ही उन्हें हराया है। तो मीसा भारती की जो हार रही है, वो दोनों बार का मार्जिन बहुत कम है, 50,000 भी नहीं है। तो 50,000 से कम मार्जिन वाली सीटों को लोकसभा में मान के चला जाता है कि अगली बार ये मेकअप हो सकती है। अमेठी की सीट मेकअप हो गई, 50,000 से हारे थे राहुल गांधी, इस बार 1.5 लाख से जीत के हैं कांग्रेस के कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा। लेकिन क्या है कि मीसा भारती को पाटलिपुत्र क्षेत्र के मतलब 6 विधानसभा हैं, तो 6 में से 3-4 में तो उनको बढ़त मिलती रही है। मसौढ़ी उनका क्षेत्र है, मनेर से उनको वोट्स मिलते रहे हैं। इसके अलावा दानापुर में भी उनको वोट मिल जाता है, लेकिन पालीगंज विक्रम में आते-आते वो हार जाते थे। लेकिन इस बार हुआ नहीं। विक्रम के भूमिहारों ने, पालीगंज के भूमिहारों ने इस बार वोट कहा कि रामकृपाल यादव को इस बार सबक सिखाना है। यही सोच रही है कि रामकृपाल यादव इस बार रामकृपाल नहीं छोड़ के मीसा को देते हैं। और इसी मतलब क्या कहते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट में मीसा भारती जीत गई हैं। इस बार जीत का मार्जिन रामकृपाल से कहीं ज़्यादा है। तो इसके पीछे ये है कि रामकृपाल का कोर वोटर किसका है। तो भूमिहार का वोट नहीं मिला और जो एक कुशवाहा एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए हुई, उसका असर यहाँ भी रहा। तो कुशवाहा ने भी वोट नहीं दिया, भूमिहारों ने भी इस बार अपना हिसाब किताब अलग किया। तो बस पालीगंज और विक्रम दोनों में रामकृपाल पीछे हैं। तो इसी से समझ में आ जाता है कि काम खत्म, भूमिहारों ने इस बार उन्हें वोट नहीं दिया, इसके कारण वो हारे। आखिर में बात कर लेते हैं औरंगाबाद सीट की। औरंगाबाद सीट से भी बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए थे। सर, औरंगाबाद सीट पर भी बीजेपी की हार हुई है। वहाँ क्या लगता है कि कौन कौन सी जातियाँ इसके लिए जिम्मेदार है? औरंगाबाद ऐसी मतलब डायरेक्ट सीट है जिसका इम्पैक्ट पवन सिंह के मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पड़ा। हम लोगों ने एक बार और इस पर बात की है कि पवन सिंह ने 12 या 13 अप्रैल को चुनाव लड़ने की घोषणा की और 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव था, जिसमें औरंगाबाद में भी चुनाव हुआ। पवन सिंह कुशवाहा उम्मीदवारों के बीच में कूदे। यहाँ औरंगाबाद में राजपूत सुशील सिंह मैदान में एनडीए की तरफ से थे और अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। तो यहाँ के राजपूतों ने वोट दे दिया पवन सिंह को काराकाट में, तो वहाँ के कुशवाहा ने क्लियर डिसीजन लिया, जब आप राजपूत होने के साथ अपना कोर मतलब जो पार्टी है बीजेपी उसको छोड़ सकते हैं, तो फिर हम क्यों साथ रहें, हम भी अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे। उन्होंने वहाँ वोट दिया और मतलब बहुत ईजिली हार गए। 79,000 वोट की हार छोटी मोटी नहीं है। हालांकि जीतते भी इतने ही से थे वो, लेकिन उतना ही से हारे हैं, यानी कि उनको लगभग 1.5 लाख वोटों का नुकसान हुआ है। तो ठीक ठाक इस बार डेंट लगा है और वो मतलब कुशवाहा वोटर्स के कारण हारे, पवन सिंह के उम्मीदवार बनने के कारण हारे। पवन सिंह काराकाट में उम्मीदवार जब बने उसी के कारण वो हारे। तो कहीं ना कहीं इस बार एनडीए ने जिन 10 सीटों पर हारी है उसके पीछे सिर्फ
यादव और मुस्लिम वोटर्स ही नहीं बल्कि सभी सीटों पर अलग अलग जातियों का फैक्टर रहा है। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।